सर जो रूटीन है ना सर, इसको अभी प्रिवेल कर रहने दीजिएगा सर, तब तक पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो हम्म। फिर अभी तो बैकआउट आपका नहीं शुरू होगा ना? कैसे? कब से शुरू हो रहा है? 31 तारीख। सर वो मैनेज हो जाएगा, रहने दीजिए, उसका कोई ठीक टेंशन है, नहीं। ठीक। बट सर ये जो जो सिलेबस है ना, रूटीन चेंज नहीं कीजिएगा सर, सही है अभी, हम्म, चलने दीजिएगा ठीक। सर। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर लिए थे ओप्स का फीचर्स लगभग, ठीक है ना? तो वी डिस्कस द मैसेज पासिंग लास्ट वन। मैसेज पासिंग देखे थे कि किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट से मैसेज पासिंग। वन डायनेमिक बाइंडिंग वी डिस्कस इन डिटेल्स व्हेन वी डिस्कस द पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना? बट बेसिकली एज लाइक ए फंक्शन ओवरलोडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है, यहाँ पर भी वी आर यूजिंग द सेम नेम इन डिफरेंट क्लासेस, यानी कि हमारा जो फंक्शन होगा दैट फंक्शन हैव द सेम नेम in base class as well as derived classes. So there is a concept of function overriding. In place of function overloading, there is a concept of function overriding. So and the binding occurs at the time of execution of the program. So runtime binding occurs. That's why it is also termed as late binding or dynamic binding. ठीक है ना? So all are the similar term: dynamic binding, late binding, or runtime polymorphism. Or finally, you can say virtual function in C++. Why it is virtual function? Because that function is preceded with the keyword virtual in the base class, and now there is a provision to use the same name in several derived classes. So when we discuss the runtime polymorphism, then वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन क्यों बनाते हैं, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग देखे कि प्रोटेक्टेड एक्सेस फायर के अंदर अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल डेटा मेंबर एट्रीब्यूट्स, देन वो डेटा मेंबर किसी भी तरह के मोड ऑफ इनहेरिटेंस में डिराइव क्लास का आइदर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर बनता है। तो आइदर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर दोनों में से कुछ भी बनेगा तो डायरेक्टली उसके पब्लिक एक्सेस फायर में जो फंक्शन होंगे उसमें एक्सेसिबल हो जाएगा। तो in the same manner, whenever we precede the particular function with virtual keyword in base class, then we can use the same name in different derived classes as a virtual function, ठीक है ना? अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि एज लाइक प्रोटेक्टेड एक्सेस फायर, जब आप प्रोटेक्टेड एक्सेस फायर से डिक्लेयर करते हैं कोई एट्रीब्यूट्स को, तो वहां पर आपको फंक्शन लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होने के बाद जब डिराइव क्लास में यूज हो रहा है तो डिराइव क्लास का वो आइदर प्रोटेक्टेड यानी विजिबिलिटी उसका क्या हो जा रहा है, उसका विजिबिलिटी या तो डिराइव क्लास में प्राइवेट मेंबर बन के हो रहा है या प्रोटेक्टेड मेंबर बन के हो रहा है। तो दोनों ही केस में वो उसके मेंबर फंक्शन में एक्सेसिबल हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम वर्चुअल फंक्शन यूज करने जा रहे हैं तो वर्चुअल फंक्शन में भी यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि अगर आप बेस क्लास के फंक्शन को नलीफाई करना चाहते हैं, यानी कि बेस क्लास में कोई स्ट्रक्चर बॉडी नहीं रखना चाहते हैं, तो बेस क्लास के फंक्शन को जिसमें डिराइव क्लास में जो आप यूज कर रहे हैं वर्चुअली, उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दीजिए। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने से क्या होगा, दैट पर्टिकुलर फंक्शन हैज नो बॉडी, उसका कोई बॉडी नहीं होगा, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। So there is no need to call the base class function having same name in several derived classes. Now virtual is also used whenever we handle the inheritance. Inheritance के केस में कैसे आपका virtual use होता है? अब एक्चुअली क्या है कि आपका जब नंबर ऑफ डिराइव क्लासेस को हम कोलैबोरेट करते हैं सिंगल बेस डिराइव क्लास बनाने में, तो वहां पर एक तरह का एम्बिगिटी प्रॉब्लम आपका एराइज होता है डेटा डुप्लीकेसी का। अब डेटा डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम कैसे एराइज होता है, वी जस्ट सी दैट कि व्हेनेवर we discuss the inheritance, then we have a single class. Suppose we have a single class and this class is used to derive two classes, or in your case there is three classes. Suppose BCA is the degree, ठीक है ना, and there is a first year, second year and third year. तो 3 years में ये जो BCA कोर्स आपका डिवाइड किया गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दैट शोज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ सी
why you will get a separate mark sheet for each year? Why you do not have a single mark sheet for all the three? There is a problem faced by the university and the particular in particular course यानी कि programming में भी यहाँ पर problem है. Problem क्या है कि you will get a mark sheet of first year, आपको mark sheet मिला, you will get a mark sheet of second year as well as the third year, but यूनिवर्सिटी क्या करता है कि थर्ड ईयर में फर्स्ट और सेकंड ईयर को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि whenever you want to you have to show the mark sheet for all the 3 years, so you can show the third year mark sheet. So but whenever anyone want the details about the marks, breakup of the marks, then you have to show the first and second year mark sheet also. अगर इस तीनों मार्कशीट के लिए हम एक सिंगल रिजल्ट हमारा जनरेट होता, तो यहाँ से जो अलग अलग जो मार्कशीट हम लोग देख रहे हैं और थर्ड ईयर के मार्कशीट में क्या देख रहे हैं, थर्ड ईयर के मार्क्स फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का भी कॉम्बिनेशन, फर्स्ट और सेकंड ईयर का टोटल मार्क्स, यानी कि आपका ऑनर्स इसमें में कितना आया, ऑनर्स 2 में कितना आया, 3 में कितना आया, 4 में कितना आया, टोटल मार्क्स देख रहे हैं, आउट ऑफ 800 कितना आया. अगर हम इस तीनों डिराइव क्लासेस से एक क्लास अगर डिराइव करें तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा डुप्लीकेट्स, है ना, डेटा डुप्लीकेट्स या यू कैन से और रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी, रिपीटेशन, रिडंडेंसी, डेटा रिपीटेशन, ऑल आर सेम. डेटा रिपीटेशंस, तो ऑल आर सेम. तो इन C++ also this problem arise, ठीक है ना. In C++ this problem is overcome through this virtual keyword and basically keyword. ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या है, यहाँ डेटा डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम कोई बता सकते हैं कैसे डेटा डुप्लीकेट या रिडंडेंसी हम बता रहे हैं यहाँ डेटा रिपीटेशन? यस सर, क्योंकि सर जो थर्ड ईयर का मार्कशीट होगा उसमें फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का भी मार्क्स होगा, और जब हम एक रिजल्टेंट मार्कशीट बनाएंगे तो उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ईयर का मार्क्स होगा सर. एक्चुअली अगर इसको इनहेरिटेंस के बेसिस पर हम लोग देखेंगे तो BCA अगर एक आपका को मतलब क्लास नेम है, तो सपोज सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर हियर ऑलरेडी अवेलेबल एंड व्हेनेवर वी थिंक अबाउट द फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर, देन फर्स्ट ईयर में योर पेपर इज different, in second year your paper is different, in third year your paper is different. So on the basis of that, if you see that there is some common attributes used by all the year, and that common attributes is what? Your registration number, ठीक है ना, your registration number issued by the university, university जो आपको registration number दिया, your name, ठीक है ना, your, if you mention here तो your roll number, but is not mentioned, but roll number sir, yes, roll number sir, yes, roll number. So whether roll number is changed in each year or same? No sir, it remains same. It remains same. Yes sir. I think that registration number remains same, roll number remains same. Roll number is remains same, sir. Sir, Does not change. It is also same. Yes sir. Yes sir. both are same. It is also used as a primary key. So registration number is your primary key. So suppose simply and your father and mother name is also mentioned in your mark sheet. Yes sir. So father name, mother name. Suppose इतना ही डेटा अगर आप ले लें, these are the common data. So these data is reflected in all the year mark sheet, in first year, in second year, as well as in third year. Yes sir. So now these are the common attributes used by each derived classes along with its own new attributes. यानी फर्स्ट ईयर के पास भी कुछ एट्रीब्यूट होगा, इस क्लास के पास भी, यहाँ भी एट्रीब्यूट्स होगा, यहाँ भी एट्रीब्यूट्स होगा. नाउ along with the new attributes of the particular class, some existing attributes are also utilized by each year, first year, second year, third year. Now these are the duplicate data. Are you getting the point? Yes sir. These are the duplicate data used by first year, second year, as well as third year.
Now, whenever we are in the process or university is in process to generate a single mark sheet, then the problem arises. Now, R is what? R is the result which contains the single mark sheet. So, R is the particular final derived class, you can say, which is further derived from these three derived classes. First year, second year and third year. अगर इस तीनों से हम एक derive करते हैं class, then यहाँ ambiguity occur. Then data duplicacy, redundancy problem occur. Now see, from which class these common data is inherited. R जो है ये कॉमन डेटा को किस क्लास से इनहेरिट करेगा, बिकॉज द सेम डेटा इज अवेलेबल. ये डेटा तो आपका चेंज नहीं हो रहा है. फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, नेम, registration number, all are unchanged data, all are constant data. It never be changed during 3 years or after 3 years also it remains same. ठीक है ना. Whenever anyone wants to query generate query for the particular student, these are the key through which university check out their credential. तो किसी भी तरह का इंक्वायरी होगा, जब कल आप विप्रो में ज्वाइन कर लेते हैं, इन्फोसिस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो थर्ड पार्टी से इंक्वायरी कराया जाता है कि वेदर योर डिग्री इज okay or not, whether you have any problem related to the degree. So that should be cross checked by the university by your primary key registration number. Now see what is the problem. This problem is for under multi-path inheritance. When we discuss the multi-path inheritance, so this is the problem, and how we can overcome this situation by using virtual. That means कि BCA जो आप क्लास यूज करेंगे, BCA से जो भी क्लास डिराइव करेंगे FSA, तो whenever you are deriving the particular class F, you just make it virtual, यानी virtual public BCA and then BCA. सर यह वर्चुअल क्या करेगा एक्चुअली में सर, ये तो समझ बता रहे हैं. वर्चुअल ये करेगा, वर्चुअल ये टर्मिनोलॉजी एज्यूम करेगा कि आपका जो भी डेटा है वो बेस क्लास से ही रीड किया जा रहा है. आपका डेटा भले 10 डिराइव क्लासेस में यूज हो रहा है, लेकिन आपका डेटा वो कंसीडर किया जा रहा है फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटेड. तो ओरिजिनेशन इज द बेस क्लास. तो व्हेन यू इंक्लूड वर्चुअल कीवर्ड, देन दैट एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनिंग थ्रू द बेस क्लास, नॉट थ्रू द डिफरेंट डिराइव क्लासेस. तो फंक्शनिंग इसका जो है आपने वर्चुअली कर दिया, तो कंपाइलर गॉट मतलब कंपाइलर का जो इल्यूजन था वो क्लियर हो गया कि these are the common attributes which is coming from the base class, not from the derived classes. Is it okay? yes. So we are using the virtual keyword in multi-path inheritance also. That's why I discussed. When we discuss that one, then I give you the details about that. And sir, before giving while inheriting one class, sir, we are using the access specifier. Is it necessary, sir? Yes, access specifier is necessary, because why we are using access specifier in inheritance, just to set the visibility of the base class member in the derived classes. That means whatever mode of inheritance you are mentioning over there, that on the basis of that, the visibility of the base class member ठीक है ना, exist in the derived classes. So okay, as you know that there are three, आगे हम लोग पढ़ेंगे, there are three access specifier. आपका जो है तीन तरह का access specifier होता है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. तो ये तीन तरह का access specifier हम यूज करें नहीं करें, आपके बेस क्लास में हम प्राइवेट ही यूज करें, पब्लिक ही यूज करें, प्रोटेक्टेड नहीं करें, लेकिन इसका विजिबिलिटी जब उस क्लास से कोई नया क्लास आप डिराइव करते हैं, तो नए क्लास में उसका विजिबिलिटी सेट करने के लिए यू हैव टू मेंशन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस in the form of access specifier. Are you getting the point? So yes, whenever sir, you are mentioning public, then by mentioning the public access specifier as a mode of inheritance, all the three access specifier existing in the base class is also set their visibility. उनका भी visibility set होता है कहां पर, derived class में. तो इसलिए आप प्राइवेट डेटा आपका इनहेरिट नहीं होता है, इसलिए तो पब्लिक मेंबर फंक्शन लेते हैं. फिर हमने लास्ट क्लास में बताया था कि प्रोटेक्टेड का
प्रिविलेज ज्यादा होता है जब आप एक से अधिक क्लास यूज करते हैं। तो क्या ज्यादा होता है? बिकॉज यू नो दैट प्राइवेट डेटा मेंबर नेवर पार्टिसिपेट इन इनहेरिटेंस। प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस भी आप यूज करेंगे तो भी आपका जो है प्राइवेट डेटा कैन नॉट बी इनहेरिटेड, पार्टिसिपेट इन इनहेरिटेंस। तो प्राइवेट हमेशा प्राइवेट रहेगा, तो यू कैन नॉट एक्सेस इट इन। तो प्राइवेट का विजिबिलिटी डिराइव क्लास में किसी भी तरह से नहीं होगा, पब्लिक तो होगा ही नहीं। प्राइवेट अगर हो जाता तब भी आपका काम होता, तो प्राइवेट भी नहीं होगा। तो प्राइवेट मेंबर कभी इनहेरिट होगा ही नहीं। तो बच गया आपके पास प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड को ये प्रिविलेज दिया गया है कि अगर मोर देन वन क्लास है, और इफ यू वांट टू अवॉइड टू डिक्लेयर मेंबर फंक्शन इन द बेस क्लास, then you can declare the attributes under protected access specifier. So once you declare the attributes under protected access specifier, then that attributes become either private or public, private or protected member of the derived class. तो दोनों ही केस में आपका पब्लिक मेंबर फंक्शन में वो एक्सेसिबल है। तो दैट इज द एड ऑन एडवांटेज ऑफ protected access specifier. Are you getting the point? Why we are using protected access specifier? Yes sir. तो प्रोटेक्टेड एक्सेस फायर जब आप लिख देते हैं तो इसलिए देखिए, प्राइवेट अगर लिखेंगे तो वहां पर पब्लिक सेक्शन, हम लोग दोनों प्रोग्राम लास्ट क्लास में देखे थे कि अगर प्राइवेट लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको पब्लिक मेंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बेस क्लास में, और फिर उस मेंबर फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा डिराइव क्लासेस में। ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक तो एक्सेस होगा डिराइव क्लास में। तो ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड जो होता है सर, यस सर जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं सर, वो विद इन द क्लास और डिराइव्ड क्लास में ना सिर्फ एक्सेसिबल होते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर अगर आप सिंगल क्लास यूज करेंगे तो प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा, प्राइवेट लिखना नहीं पड़ेगा। दैट इज ओनली डिफरेंस। बट सिंगल क्लास में प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट बोथ वर्क्स इन अ सेम मैनर। यस सर। इफ यू आर यूजिंग सिंगल क्लास, बट व्हेनेवर यू आर यूजिंग मोर देन वन क्लास, देन प्राइवेट मेंबर तो एज इट इज प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, प्रोटेक्टेड के साथ ये प्रिविलेज मिल जाएगा इसको कि प्रोटेक्टेड मेंबर जो है बिकम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनहेरिटेंस वी आर यूजिंग। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस अगर पब्लिक होगा देन द प्रोटेक्टेड मेंबर बिकम प्रोटेक्टेड, अगर प्राइवेट होगा तो इट बिकम प्राइवेट, और प्रोटेक्टेड होगा तो भी प्रोटेक्टेड। वी विल डिस्कस इन डिटेल्स व्हेन वी डिस्कस द इनहेरिटेंस कि व्हाट आर द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना, and if you are interested then just visit that paper topic inheritance, you will get the details about that. ठीक है, तो yes sir. Next one is the delegation. It is very important features of the object under programming. Delegation you already know, delegate word से बना है, तो you already know अगर आपके क्लास में कोई दूसरे क्लास का स्टूडेंट आ गया तो वो आपके क्लास के लिए डेलीगेट हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, अगर बीसीए के क्लास में बीएससी आईटी का कोई स्टूडेंट आ गया तो एक स्टूडेंट, किसी एक स्टूडेंट को आप लाए कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलने के लिए या नॉलेज शेयरिंग करने के लिए, तो वो आपके क्लास के लिए डेलीगेट है। या विनायक किसी दूसरे क्लास में किसी टॉपिक को नॉलेज शेयरिंग करने के लिए गया तो विनायक उस क्लास के लिए डेलीगेट होगा। तो डेलीगेट कोई भी आप कंट्री लेवल पर देखें तो अगर अमेरिका का कोई डेलीगेट, आप क्या बोलते हैं डेलीगेट, फॉरेन डेलीगेट्स मतलब व्हाट, हमारे यहाँ कोई भी पर्टिकुलर इंडिया अगर क्लास है तो इस क्लास के अंदर कोई भी एक्टिविटी अगर हो रहा है उसमें अगर कोई बाहर से आ रहा है तो वो डेलीगेट का काम करेगा। तो डेलीगेशन का सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर डेलीगेशन प्रोसेस इज डिफाइंड, एंड हाउ इट इज डिफाइंड, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन यूज ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास एज ए मेंबर ऑफ अनदर क्लास। तो कोई भी फॉरेन डेलीगेट होगा किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही होगा जो आपके क्लास में आकर नॉलेज शेयरिंग कर रहा है या किसी तरह का कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में यूज करते हैं, यहाँ जो एग्जांपल प्रोग्राम लिया गया है, यहाँ देखिए आप सी में भी स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर यूज किए हैं, तो यहाँ पर भी हम क्लास के अंदर क्लास यूज कर सकते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एग्जांपल प्रोग्राम दिया हुआ है, एक डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास लिया गया है जिसमें डे मंथ और ईयर लिया गया है, और अब इस डेट ऑफ बर्थ का यूटिलाइजेशन दो तरह के क्लास में हो रहा है, एक स्टूडेंट क्लास है और दूसरा एम्प्लॉय क्लास है। ठीक है, नाउ हाउ द डेलीगेट वर्क्स, यहाँ डेलीगेशन का क्या इंपैक्ट है, जस्ट सी, इट लुक्स लाइक ए इनहेरिटेंस बट इट इज नॉट इनहेरिटेंस। जस्ट चेक दिस प्रोग्राम ऑन योर सिस्टम। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, आपका डे मंथ और ईयर ये तीन एट्रीब्यूट्स डेट ऑफ बर्थ में है, एक इन और एक आउट फंक्शन है। इन से हम जो है डे मंथ ईयर इनपुट ले रहे हैं और आउट से डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करा रहे हैं।
अब ये आपका जो डेट ऑफ बर्थ क्लास है, इसको अगर हम स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ यूज करने के लिए निकालना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ का ऑब्जेक्ट इसमें एज एन एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करना होगा। अब इसमें ध्यान यही रखना है कि जो भी आप डेलीगेट यूज करेंगे उसको पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे, नॉट इन ए प्राइवेट सेक्शन, ठीक है ना। तो डेट ऑफ बर्थ इज द क्लास नेम, एस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ सी कैसे एक्सेस हो रहा है, तो आपने इन आईडी स्टूडेंट का लिया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए आप डेट ऑफ बर्थ के फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ क्लास के फंक्शन इन को कॉल करना चाह रहे हैं, तो फंक्शन इज कॉल्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो यू आर यूजिंग एस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्लास, समझ में आ रहा है ना। तो एस आपका एज ए मेंबर वहां यूज हो रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ क्लास का एक ऑब्जेक्ट एज ए डेलीगेट यूज हो रहा है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे विनायक किसी क्लासरूम में गया, दूसरे क्लास में, दूसरे कोर्स के क्लास में चला गया, तो एज ए डेलीगेट वो चला गया। अब क्यों गया है, तो सर्टेन नॉलेज शेयरिंग करने के लिए गया है, तो जो चीज उसके पास जानकारी है उसको एक्सप्लोर करने, वहां पर शेयर करने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का हमको प्रिंट कराने के लिए इन फंक्शन को कॉल किया गया। इन फंक्शन से क्या हुआ, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट में इनपुट आपने ले लिया, डे मंथ और ईयर। इसके बाद प्रिंटिंग सेक्शन में अगर ईएस नाम का एक फंक्शन यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पर आईडी को जब आप प्रिंट करा रहे हैं तो आईडी को आईडी से प्रिंट करा लिए, क्योंकि आईडी आपने यहाँ इनपुट लिया है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ आपने लिया है वो तो एस के यानी डेट ऑफ बर्थ के ऑब्जेक्ट से लिया है, तो आउट फंक्शन से आप यहाँ क्या प्रिंट कराएंगे, डेट ऑफ बर्थ। सर हाँ, जो वहां पे सर हम लोग जो उसका जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का, इन और आउट का, वो इंट टाइप का, सर वहाँ वॉइड ना होना चाहिए था। अच्छे इंट लिख दिए हैं। ये सर वहाँ वॉइड ना होगा। अरे ठीक है, वो यस सर, वही हम कंफ्यूज लग वो समझा रहे होंगे और यस सर। समझाने में वो रह गया होगा, स्नैप ले लिए होंगे, ठीक है ना, वहां पर वही होगा, ठीक है। कर लेंगे सर, रहने दीजिए, समझ जाएंगे। हो जाएगा ना। यस सर, वो बस एक कंफ्यूजन था इसलिए हम क्लैरिफाई कर लीजिए। ये इंट नहीं है, वॉइड ही है, इंट यहाँ नहीं लिखना है, वॉइड ही है यहाँ पे, ठीक है ना। यस जस्ट करेक्ट। सेम थिंग वी डू फॉर एम्प्लॉय क्लास ऑल्सो, ठीक है ना। हर जगह इंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको आप सही कर लीजिएगा, दैट इज नॉट इंट, दैट इज वॉइड। एक्चुअली इंट यहाँ पर रिटर्न करके बताए होंगे कुछ, और वो इंट रह गया होगा बाद में, वॉइड पहले, तो यहाँ सब वॉइड कर लीजिएगा, इंट नहीं है। यस सर। और अगर यहाँ इंट लिख दिए गलती से, तो यहाँ पर रिटर्न 0 लिखेंगे, तो ऐसा मेन के साथ करते हैं, यहाँ पर जो है यूज नहीं करना, आपको वॉइड ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर समझ में आया ना, डेलीगेशन, व्हाट इज डेलीगेशन। यस सर। Yes, sir. सर वहाँ इंट काम कर जाता, बट वहाँ पे स्लैश में यूज कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, इसलिए वहां पे फिर काम नहीं करेगा। नहीं, लेकिन आप इंट नहीं यूज कीजिएगा, यहाँ वॉइड ही कीजिएगा। यस सर, यस सर। हाँ, वो काम करने से मतलब नहीं, इंट का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यू जस्ट चेक इट, इसको चेक कर लीजिएगा। Now main section we discuss about the input output। तो इनपुट आउटपुट हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेटर में बेसिकली वी यूज द आउटपुट ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम सी आउट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम सी इन। तो सी इन और सी आउट, दीज आर द ऑब्जेक्ट, ये समझ लीजिए, दीज आर द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम एंड आई स्ट्रीम क्लास। नाउ अगेन यहाँ पर भी इनहेरिटेंस है, आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम इज डिराइव्ड, यानी कि आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम इज फर्दर कंबाइंड टुगेदर टू जनरेट द IO स्ट्रीम क्लास। दैट्स व्हाई अगर आप कोई C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहां पर आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम को सेपरेट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सेपरेट इंक्लूजन करेंगे, तो अगर ओ स्ट्रीम नहीं लिखेंगे तो केवल आई स्ट्रीम आपका वर्क करेगा, यानी कि सी इन आपका काम करेगा, सी आउट आपका काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका इनहेरिटेड पार्ट यानी इनहेरिटेड क्लास हम यूज करते हैं, IO स्ट्रीम। IO stream is inherited from both input stream class as well as output stream class, and this too is the predefined object for this IO stream class, cout and scene.
So cout is used in place of printf and cin is used in place of scanf. स्कैनर। ठीक है। नाउ यहाँ पर चूंकि आपका कन्वर्सन स्पेसिफायर का कोई कंसेप्ट नहीं है, वट एवर आई डिस्कस हियर वी ऑलरेडी डिस्कस इट, ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन करने के लिए, पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कॉन्कैटिनेट करने के लिए वी हैव टू ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर विच इज यूज्ड विद काउट एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर विच इज यूज्ड विद cin। तो इंसर्शन ऑपरेटर क्यों है, इसलिए है इसका नाम क्योंकि cout is used to display the content onto the monitor or display section। तो whatever this आपका ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, आपके कंटेंट को इंसर्ट करता है, डिस्प्ले सेक्शन पर आपका कंटेंट इंसर्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज इंसर्शन ऑपरेटर। एंड व्हाई इट इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, बिकॉज़ सीन इज फॉर कंसोल से इनपुट लेते हैं ना, इसी वजह से सर। कीबोर्ड से एंट्री लेते हैं, तो whatever you are giving input to the keyboard that is extracted from the keyboard and move to the interface for further action. Now whenever we are using number of insertion and extraction operator to separate the particular part of the particular cout and cin, then cascading of input output operator is generated. That means अगर हम 3 वेरिएबल एंट्री ले रहे हैं तो दिस इज द कैस्केडिंग ऑफ इनपुट ऑपरेटर। और अगर हम कोई आउटपुट के लिए फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो जैसे इंटर एनी नंबर है तो केवल मैसेज पासिंग हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई फॉर्मेट करिए सम ऑफ ए एंड बी, देन यहाँ पर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड पार्ट ऑफ वेरिएबल इज देयर, तो स्ट्रिंग वैल्यू किया गया है। तो टू कॉन्केटिनेट द स्ट्रिंग विथ वैल्यू और वेरिएबल वी यूज दिस इंसर्शन ऑपरेटर। नाउ अगेन इन दिस केस एज लाइक इन केस ऑफ इनपुट ऑपरेटर, यहाँ पर जो हम नंबर ऑफ टाइम्स ले रहे हैं इंसर्शन ऑपरेटर, दिस इज द कैस्केडिंग ऑफ आउटपुट ऑपरेटर। तो इंसर्शन सीन के साथ जो आप ले रहे हैं एक्सट्रैक्शन वो इनपुट ऑपरेटर है, और cout के साथ जो इंसर्शन ले रहे हैं वो आपका आउटपुट ऑपरेटर है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एज इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर। इज इट ओके? नाउ एज लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन C++ also we have character set. It is case sensitive language, so all alphabets, digits, blank spaces like tabs, new line, and some of the special characters is used as a character set, but it is not used as an identifier. All are not used as an identifier. Later on we'll discuss. So tokens, as like any programming language, यहाँ पर जो tokens है, tokens में there is a keyword, identifier, constant, variable, all are comes under tokens. तो C language consists of 32 keywords. You already know C language में 32 keywords यूज होता है, और यहाँ पर 16 एड-ऑन कीवर्ड है। ठीक है, अब वो 16 एड-ऑन कीवर्ड क्या है उसको भी हम लोग ब्रेकअप कर देते हैं। सबसे पहले आप 3 एक्सेस फायर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो 3 एक्सेस स्पेसिफायर यूज होगा, ठीक है ना। तो आउट ऑफ 16 3 आपका न्यू एक्सेस स्पेसिफायर यूज हुआ। इसके अलावा आपको क्या नया लगता है? न्यू सर, डिलीट, न्यू एंड डिलीट। तो न्यू एंड डिलीट नाउ 32 कीवर्ड के अलावा जो 16 हम कॉमन यहाँ बता रहे हैं, यानी टोटल 48 कीवर्ड्स आर देयर इन C++। तो सर उसके साथ साथ अभी वर्चुअल डिस्कस किए। हाँ वर्चुअल, यस। तो आपका 3 हो गया। यस, वी जस्ट पॉइंट आउट। तो ये 3 आपका हो गया एक्सेस स्पेसिफायर के फॉर्म में। एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। मेमोरी एलोकेशन और डिलोकेशन के बेसिस पर, मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। यहाँ पर हो गया न्यू और डिलीट, ठीक है ना। देन देयर इज ए वर्चुअल कीवर्ड, 3 और 2 5 1 6 10 और है। सर एक फ्रेंड भी ना होगा? फ्रेंड कीवर्ड, यस फ्रेंड। और आप जो सबसे ज्यादा आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है क्लास, यस सर, ठीक है ना। क्लास कीवर्ड भी आपका इंट्रोड्यूस हुआ नया। पहले स्ट्रक्चर यूनियन था, नया क्लास आ गया। तो 3 2 5 और 3 8, रेस्ट 8 इज देयर। और बताइए।
और कुछ बताइए जो नया है। आप पढ़ रहे होंगे डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स तो पढ़ रहे होंगे C++ में। जैसे जैसे यूज करेंगे आपको नया जो मिलेगा दिखेगा। ये सब नहीं बोलिएगा अभी। यूजिंग नेम स्पेस, ये सब आपका जो है रेस्ट ऑफ 15 में आता है। यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है ना। स्टैटिक की, ठीक है ना, डायनेमिक की ये सब क्या है सर? ये भी सब है। कीवर्ड है। ये सब सर 15 जो है कीवर्ड है, ये भी ना होगा? ये सब 15 में आएगा। तो ये भी कीवर्ड है ना? ये 16 जो आपका एड ऑन है और ये आपका 32 प्रीवियस है। टोटल आपका जो है वो 48 जो है कॉमन कीवर्ड्स है। 48 कॉमन कीवर्ड्स। तो 3 2 5 3 8 और कॉन्स्ट कीवर्ड आप Enumeration, पढ़े sir. हैं ना। सी Yes, में sir. नहीं है कॉन्स्ट कीवर्ड। सर सी इन यस सी सर, आउट तो यस। नहीं ना होगा? क्या? सी इन सी आउट भी होगा नहीं सर, नहीं कि वो नहीं, फंक्शन है ना? सी इन एंड सी आउट इज ऑब्जेक्ट नॉट फंक्शन। अच्छा, These ऑब्जेक्ट। are predefined object. सर 15 ही जो है इसको क्या बोलेंगे? Yes. सर 15 जो है इसको क्या बोलेंगे? क्या बोल रहा है जी? सर 15 जो है ना इधर, विनायक एक बार बोलिए तो, उसका आवाज नहीं आ रहा है। सर जो 15 बताए हैं ना इस साइड जो लिखे हैं उसके बारे हाँ, में पूछ रहे हैं। 15 अभी और भी है। एक एक करके लिस्ट इनहांस सर करेंगे। ये भी कीवर्ड है ना? ऑल आर कीवर्ड। यस सर, आप यूज करते हैं ना आईडी में, यूजिंग नेम स्पेस, यस। उसके लिए एसटीडी लेते हैं। तो दीज आर आल्सो कीवर्ड, बट इट इज नॉट अ कॉमन। ये आपका स्पेसिफिक कंपाइलर ही में यूज होता है। ये 48 कीवर्ड का जो बात कर रहे हैं, ये 48 कीवर्ड कॉमन टू ऑल कंपाइलर है। कॉमन टू ऑल C++ कंपाइलर, ठीक है ना। और ये जो 15 यस सर। लिस्टिंग करेंगे, ये स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंपाइलर होगा। तो 3 2 5 3 8 9 7 और कीवर्ड है। और कोई कीवर्ड जो आपको नया दिख रहा है उसमें? Enumeration, तो sir. नहीं पढ़े हैं सर। हाँ है। नहीं दिख रहा है? एनीवन? इसका मतलब कि आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। Sir, थोड़ा बुक पढ़िए। enumeration किस category में आएगा? Enumeration. यस। Sir, enumeration किस category में आएगा, sir? इनमरेटेड डेटा टाइप तो सी में भी यूज होता है, इनम। Yes, sir. तो मतलब वो कॉमन में हो सर जाएगा ना सर? कैच नहीं ट्राई नहीं, वो 32 इनलाइन में सर, आएगा। यही सब। इनमरेटेड 32 में आएगा। सर कैच ट्राई इनलाइन ये सब भी है। यस। कैच ट्राई इनलाइन। हाँ यस। ट्राई जो एक्सेप्शन में यूज होगा, ट्राई, कैच, थ्रो, इनलाइन। बहुत बोल दिए जी तो आप। सही है। और 3 2 5 3 8 1 9 3 12 1 13, 3 और होगा। ट्राई, कैच, थ्रो, इनलाइन। इसमें थ्रो ही होता है, जावा में थ्रोज और थ्रो दोनों होता है। यस सर, थ्रोज होता है जावा में। इनलाइन हो गया, थ्रो हो गया, फ्रेंड भी हो गया, देन एक्सेप्शंस भी हो गया, देन टेम्पलेट। इंटरफेस भी यहाँ पे होता है सर? नहीं, इंटरफेस नहीं होता है इसमें। माई इंटरफेस आपका जो है वो मल्टीपल के लिए यूज करते हैं। तो इन टेम्पलेट यूज होता है, फंक्शन टेम्पलेट आपका। फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए फंक्शन सर। ओवरलोडिंग का ये सब अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट पैरामीटर के थ्रू। तो टेम्पलेट भी आपका कीवर्ड ही है। टेम्पलेट पैरामीटर। नाउ कितना बच गया? 3 2 5, 2 और है। देखिए 2 और कौन है, वोलाटाइल। देख के बताइए। सर एक वोलाटाइल है। यस। वोलाटाइल एंड दिस। हाँ, वोलाटाइल और दिस। यस, दिस सर, दिस है। दिस पॉइंटर। यस। यस। हाँ, तो ये 2 2 4 3 7, हाँ यही आपका 16 है, ठीक है ना।
तो ये 16 और ये 32 कीवर्ड सी का टोटल 48 कीवर्ड्स इज देयर। तो इसलिए यहाँ पर कोई कोई बुक में आपका 63 कीवर्ड्स भी लिखा गया है, लेकिन 63 कीवर्ड्स आपका जो है वो कंप्लीट सारे कंपाइलर सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। Yes, देन sir. यू हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफायर। तो अंडर आइडेंटिफायर जो भी नेमिंग कन्वेंशन जिसके लिए भी यूज करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वेरिएबल के लिए एरे, फंक्शन, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, नेम स्पेस, जिसके लिए भी आप यूज करते हैं, ऑल आर टर्म्ड एज आइडेंटिफायर। कॉन्स्टेंट्स एज लाइक सी, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, स्ट्रिंग यहाँ भी होगा। न्यूमेरिक में आपका इंटीजर, फ्लोट होगा, ठीक है ना। कैरेक्टर और स्ट्रिंग यानी सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग, तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट में और स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोट से सी में यूज करते हैं, यहाँ भी यूज होगा, ठीक है। तो यू जस्ट सी द न्यूमेरिक इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2.4 या डेसिमल में, कैरेक्टर को सिंगल कोट में, स्ट्रिंग को डबल कोट में, ठीक है ना। और स्टैटिक और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन दो चीज है। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन जब आप कॉन्स्टेंटली प्रोग्राम में यूज करते हैं कोई भी वैल्यू जो कॉन्स्टेंटली यूज करेंगे तो स्टैटिक, और जब रन टाइम में इनपुट लेंगे तो दैट इज द डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है ना। ऑपरेटर्स आपका बेसिकली जो C++ में है वो ऑपरेटर्स, अब इसके लिए कोई डिटेल्स हम लोग को डिस्कस करने का जरूरत नहीं, ये जो सी में आपने किया है वही सारा चीज है, ठीक है ना। यस सर। ऑपरेटर्स आपका जो है यहाँ दो तरह से बटा है। ऑपरेटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड, इफ देयर इज अ सिंगल ऑपरेंड यूज्ड फॉर द ऑपरेटर देन द यूनरी ऑपरेटर, एंड अगर दो ऑपरेंड यूज होगा तो बाइनरी ऑपरेटर। तो और यूनरी ऑपरेटर में आपका जो है प्लस माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस कम्स अंडर यूनरी ऑपरेटर। तो अब यहाँ जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये जैसे आप सी में भी पढ़े थे, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एज इट इज काम करता है। बाइनरी ऑपरेटर में जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है आपका एस्टेरिस्क, डिवीजन, मॉडुलो, प्लस माइनस, यानी कि इसमें दो ऑपरेंड चाहिए कम से कम, यानी अगर दो ऑपरेंड के बीच में ये ऑपरेटर लेंगे तो बाइनरी ऑपरेटर होगा। देन द रिलेशनल ऑपरेटर्स, व्हाटएवर ऑपरेटर्स इन C you have for relational operators, same operator used in this case also. लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी अब आपका क्या है कि तीन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। तो तीन में से जस्ट डू सम एक्सरसाइज, या आप इस पर कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं जो सी में प्रोग्राम लिखे हैं। आई जस्ट सजेस्ट यू जस्ट ट्राई टू राइट द प्रोग्राम इन C++। यस सर। अलग से आपको इसका कोई नहीं है, जहां जिस प्रोग्राम में दिक्कत आएगा फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। So you already write program written, you have a particular program related to the operators. तो जो C में लिखे थे just try to write it in C++, ठीक है ना। There is no any additional contents needed to write the program in C++. तो सिमिलर वर्क करेगा। अब कंसेप्ट यहाँ यही है कि लॉजिकल ऑपरेटर भी जो है वो भी आपका यूनरी और बाइनरी के कॉन्सेप्ट में है। अगर लॉजिकल नॉट कब देखेंगे तो यूनरी, क्योंकि नॉट के लिए सिंगल ऑपरेंड लेते हैं, और लॉजिकल एंड और के लिए एटलीस्ट दो ऑपरेंड लेते हैं जिसके बीच में हम लॉजिकल एंड और लगाते हैं, तो इट कम्स अंडर बाइनरी ऑपरेटर। देन देयर इज ए कंडीशनल ऑपरेटर व्हिच इज आल्सो टर्म्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। तो क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 2 जैसे सी में यूज करते थे कंडीशन के बेसिस पर, तो इट इज आल्सो अल्टरनेटिव फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स के जगह हम ये कंडीशनल ऑपरेटर जैसे सी में यूज करते थे वैसे ही यूज करेंगे। जस्ट चेक इट। बाइनरी अब असाइनमेंट ऑपरेटर, जितने भी आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो सारे ऑपरेटर के पहले आप अगर आप बाद में अगर आप असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं देन इट इज ट्रीटेड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इक्वलिटी, सिंगल इक्वल टू इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। अगेन देयर इज अ बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर अगेन सेक्शन बटा हुआ है यूनरी और बाइनरी। बिटवाइज एंड और एक्सॉर, ये हम लोग गोलैंग में भी डिस्कस किए थे। तो बिटवाइज एंड और एक्सॉर आपका जो है ये तीनों जैसे फंक्शन हम लोग डिस्कस किए तो वैसे ही यहाँ भी काम करता है। यूनरी यानी कि कॉम्प्लीमेंट, टिल्ड साइन हम लोग कहाँ यूज करेंगे, डिस्ट्रक्टर में, यहाँ यानी डिस्ट्रक्टर के साथ ये सिंबल यूज होगा यूनरी ऑपरेटर का। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में ये भी एक डिसेबिलिटीज है, यानी कि डिस्ट्रक्टर का जो नाम तो क्लास नेम ही रहेगा लेकिन डिस्ट्रक्टर इज प्रीसीडेड विद दिस टिल्ड साइन। इंसर्शन यानी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, bitwise left और right shift operator as it is.
साइज ऑफ जैसे सी में यूज किए थे, कॉमा एज ए पंक्चुएटर और सेपरेटर यूज होगा आपका, एस्ट्रिक्स ये जो आपका पॉइंटर के लिए यूज होगा, कर्ली ब्रेसेस आपका यूज किस पर्पस के लिए होता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। Yes, the block of a statement may be the part of main function or any user-defined function. At the same time, any types of loop construct also. तो loop construct या आपका डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर अगर यूज हो रहा है, वहां पर भी कहीं पे भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। इसको सबस्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं, ब्रैकेट एरे के केस में। यस सर। और पैरेंथेसिस का यूज जो है पैरामीटर्स के लिए सर। फंक्शन के लिए यूज करते थे, यहाँ भी करेंगे। यानी पैरामीटर इज इनक्लोज्ड ऑलवेज विद इन पैरेंथेसिस। यहाँ एक कोलोन यूज होगा एंड इनहेरिटेंस के लिए सर। हाँ, इन इनहेरिटेंस। तो कोलोन इज यूज्ड इन इनहेरिटेंस, कॉमा एज इट इज, कॉमा सेपरेटर का काम करेगा। सेमीकोलन इज यूज्ड टू टर्मिनेट टर्मिनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। सेमीकोलन जैसे आपका सेपरेशन के लिए यूज करते थे स्टेटमेंट को, यहाँ सेमीकोलन एज इट इज यूज होगा। हैश इज यूज्ड बिफोर द हेडर फाइल। तो हेडर फाइल इंक्लूड डायरेक्टरी इंक्लूड प्री प्रोसेसर को यूज करने से पहले हैश साइन सिंबल यूज करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक में? नो सर। नो सर। तो ये इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि जो आप सी में लिखे हैं प्रोग्राम, जस्ट चेक दैट ऑपरेटर एज वेल एज द कीवर्ड आइडेंटिफायर जो भी हम लोग यूज करते हैं। एरे फंक्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक जो क्वेश्चन एरे ऑपरेटर का है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट यू जस्ट गो थ्रू द डेटा टाइप्स। इसको थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बेसिस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इन नेक्स्ट क्लास विल जस्ट डिस्कस द डेटा टाइप्स। बिफोर दैट यू जस्ट गो थ्रू द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द ऑपरेटर्स, ठीक है ना। And in each and every program you are using this input output operator, because whenever you use cout and cin, तो ये operator cascading ये सारा terminology आप use करेंगे। तो most of the operators is equivalent to the C programming language. So you just write the program in C++, ठीक है ना, in which so try to write a single program. I suggest you to write a single program and you just initiate the program in menu based, ठीक है ना। आप मेनू बेस्ड प्रोग्राम लिखिए, उसमें ऑपरेटर्स के लिए अलग अलग सेक्शंस बना दीजिए, धीरे धीरे करके उसको इनहांस करिएगा। और जब क्लास में कन्वर्ट करना होगा तो यू जस्ट इजीली कन्वर्ट दैट मॉड्यूल इनटू ए क्लास, ठीक है ना। अगर आपका वो लिखा गया होगा तो आप कॉपी पेस्ट करके या सेव एज करके भी उसको क्लास मॉड्यूल में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी से मेनू बेस्ड प्रोग्राम लिखिए आप। तो सी में आपका लिखा हुआ है, तो डोंट राइट अ सिंगल प्रोग्राम फॉर ईच, write one program in which you include all the functioning and enhance it one by one. Data types को देख कर आइएगा।